औरंगजेब को महान बताने वाला जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था वो अब अकबर और महाराणा प्रताप तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है कि नायक और खलनायक को लेकर एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात पण सोडणार नाही। औरंगजेब को महान बताने को लेकर सियासी विवाद की जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी ने अब मुगल बादशाह अकबर को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अभी तक सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच औरंगजेब को महान बताने के लिए द्वंद्व चल रहा था, तो अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि अकबर नायक था या खलनायक। इस बहस की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जो उन्होंने दादरी एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप है और अकबर नायक नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह नायक हैं, लेकिन औरंगजेब नायक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकबर और औरंगजेब दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसा बताते हैं और कहते हैं कि दोनों की मानसिकता एक ही है, इसलिए ये नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, आगरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर दिखे। युवा उद्यमियों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण खत्म करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करके अपने भाषण को खत्म किया। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से है, किसी मुगल से नहीं। और अब सीएम योगी खुलकर औरंगजेब को महान बताने वालों को जवाब दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड ले चलते हैं और बताते हैं कैसे अवैध खंड खंड किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे जहन में आती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसी ओर चल पड़े हैं और भू माफियाओं की कमर तोड़ने में जुट गए हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है, जहां पर भी अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा, तिनके की तरह मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। ये जो बुलडोजर है, ये गरज नहीं रहा है, बल्कि ये इस तरीके से कहर बरपा रहा है कि जितने भी अवैध मज़ारे हैं या जो भी इमारतें हैं, सब कुछ मलबे में तब्दील किया जा रहा है। और एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है, बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा हुआ, वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना अपना दम दिखाया, वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालामड़ मेमे की है, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया।
अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पूरी तरह खत्म हो जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मज़ारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं और बताते हैं कि दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए खतरा बने हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में ब्रह्मपुरी का वो इलाका जहां पर डेमोग्राफी बदलने को लेकर लोग डरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कैसे एक के साथ साथ 3 मस्जिदें बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे अचानक से इतने मुस्लिम लोग आकर बस जाते हैं, कैसे ये रोहिंग्या आ रहे हैं, कैसे बांग्लादेशी आ रहे हैं। इसको लेकर एक मुहिम भी चल रही है, एक ड्राइव भी चल रही है। लेकिन पहले ही पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लव जिहाद के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लव जिहाद भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने वहाँ पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं, ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। हिंदू समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। एक चप्पल बेचने वाला आदमी 2.5 करोड़ का घर लेकर के दान कर देता है। इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई उसमें? तो इसकी चिंता, इसका सत्यापन कराए सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि इसका समाधान यही है कि यहाँ का हिंदू समाज खड़ा हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से ना तो 2020 में साथ दिया, ना आज साथ दे रहा है। हमें आपस में बैठ के आपस में ये मंत्रणा करने की भी अनुमति नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। ऐसा क्या उपाय करें कि हम अपना मकान ना बेच के हमें जाना पड़े। वो नॉन अथॉराइज, मतलब वहाँ अनुमति नहीं उसकी नॉन मस्जिद बनने की, क्योंकि MCD नहीं बनने देगी और विभाग नहीं बनने देंगे, तो मस्जिद तो वो नहीं बनेगी और मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कर कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते। कमेंट करते हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी ID प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है।
और अगर इलीगल होता है तो FRR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच एजेंसियां काम कर रही है, अपना जांच हो रही है। जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी में बड़ा फर्क आया है। आंकड़ों की माने तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% कम हुई है, वहीं 0.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है।